Hello students, today I am the explain unit of ray optics and chapter the refraction of light. Students, आप मेरे हाथ में एक गिलास देख रहे हैं। इस गिलास में एक पेंसिल है। जब आप इस पेंसिल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पेंसिल यहां से ऐसा लगेगा जैसे टूटी हुई है, थोड़ा टूट कर जुड़ गई हुई है, कुछ बेंड हो रही है। इसके बेंड होने का जो रीजन है वो क्या है? उसका रीजन है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इसका रीजन है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। गाइस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट रे इंटरफेस करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसमें जो लाइट बेंड होती है उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब कोई लाइट सीधी आती है, रेज ऊपर से सीधी आती है, तो वो एक इंटरफेस से, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में, कि जब कोई लाइट किसी मीडियम पर आकर, किसी सरफेस पर आकर टकराती है तो वो टकराकर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में कोई रे जब किसी सरफेस पर आकर टकराती है तो उस पर टकराकर वो उसके इंटरफेस होती है, उसके अंदर घुस जाती है और सीधी आगे चली जाती है। लेकिन जाने की इस प्रोसेस को जो सीधी जानी चाहिए, लेकिन वो सीधी में जाकर हल्की सी बेंड हो जाती है, जैसे कि अभी आपने पेंसिल में देखा था। तो इसको हम जो बोलते हैं ये है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसके लॉज होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज होते हैं, इसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज के भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 लॉ होते हैं। इसमें होता है हमारा फर्स्ट लॉ जो हमारा होता है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, वो लगभग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ के जैसा है। लेकिन जो सेकंड लॉ है उसमें हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में सेकंड लॉ होता है आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज बट यहां पर हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो सेकंड लॉ होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन कांस्टेंट, एंड दिस इज द एन रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द एन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हम यहाँ पर एन है, कांस्टेंट है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या एन, एन 1 एन 2, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में। गाइज, ये जो मीडियम मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये मीडियम क्या है? मीडियम है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एंड रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंस है? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में डेंसिटी का डिस्टेंस है, लेकिन डेंसिटी जो मास डेंसिटी नहीं है, ये दिस इज नॉट इज द मास डेंसिटी, दिस इज द स्पीड ऑफ डेंसिटी, स्पीड ऑफ डेंसिटी। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों जो मीडियम्स हैं उनमें हमारा क्या डिफरेंस होता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखिएगा, जब कोई लाइट रे आती है तो वो एयर में मूव ऑन कर रही है, एयर में चल रही है। जो हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बट हम जब ये लाइट रेज अलग अलग मीडियम में इंटरफेस करती है, जैसे वाटर में, गिलास में, डायमंड्स में, अलग अलग मीडियम में जब ये जाती है तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वहां पर जो इसकी स्पीड्स होती है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एन बोलते हैं। एक्चुअल लाइट का जो बेंड होना है वो डिपेंड ही इसी बात पर करता है कि वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में कौन से डेंसर मीडियम में जा रही है। उसी के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि वो जो लाइट है वो कितनी बेंड होगी, लाइट जो रेज है वो कितनी बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम एन निकालते हैं वो निकाल ही हम उसी तरीके से सकते हैं। इसका हम बेंड कितना होगा, कितना हुआ, लाइट जो रे है वो कितना बेंड हुआ, इस यही निकालना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। गाइस, लाइट बेंड क्यों हो रही है? एक और क्वेश्चन अगर इसमें बनता है कि लाइट बेंड ही क्यों हो रही है, लाइट सीधी क्यों नहीं जा पा रही है, वो बेंड क्यों हो रही है? देखिएगा, जब कोई लाइट रे सीधी ऊपर से आ रही है इन द एयर तो उसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ होगी। लेकिन जैसे ही वो एक मीडियम से, एक बॉर्डर से टकराकर उस दूसरे मीडियम में इंटरफेस करेगी तो वहां पर वो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा उस मीडियम का, जिसको कि हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, जैसे कि गिलास हुआ, वाटर्स हुआ, एनी अदर्स। इनमें जब उसकी जो वहां पर स्पीड होगी वो स्पीड बदल जाएगी। इसी के तरीके से हमारा जो एक फार्मूला बनता है वो है n इज इक्वल टू c अपॉन v। c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, एंड v क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम जिसमें कि वो इंटरफेस कर रही है।
ये जो इंटरफेस कर रही है उसका अगर हम समझना चाहें तो देखिए, जो मेरे हाथ में ये गिलास है, गिलास का जो यहाँ पर ये वाटर है, वाटर का जो ये यहाँ पर एक बॉर्डर बना हुआ है, लाइट रे आएगी तो यहाँ पर ये पूरा वाटर से नहीं है, ऊपर इसमें एयर है, तो ऊपर से जो लाइट रे आई तो वो इसमें कहाँ है, वो एयर में है, लेकिन जैसे वो इससे टकरा कर अंदर जाएगी तो वो किस में गई, वाटर में गई। तो इसका जो ये मीडियम है ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, ये डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ। लेकिन वाटर एंड ग्लास अगर इन दोनों के मीडियम में देखा जाए तो वाटर जो है वो रेयर मीडियम हो जाएगा, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो कंपेरिजन टू द मीडियम्स, दो मीडियम्स में कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, ये हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों मीडियम्स हमारे सामने उपस्थित हों या दोनों मीडियम हमारे सामने हो और हम उनमें इंटरफेस निकाल रहे हो कि ये किसमें इंटरफेस कर रही है। गाइस, तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसमें sin I upon sin r इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। sin I upon sin r इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड 1 n to 1 मीडियम से सेकंड मीडियम। न्यू टॉपिक, रियल डेप्थ एंड अपार्ट डेप्थ। व्हाट इज द रियल डेप्थ एंड अपार्ट डेप्थ? देखिए गाइस, मेरे हाथ में ये वाटर का गिलास है, एक गिलास है जिसमें थोड़ा हाफ और जो वाटर से फिल है। मैंने इसमें एक सिक्का, एक कॉइन इसमें डाल दिया। देखिए गाइस, जो हम इसको, जो वाटर जितना फिल है ये रियल डेप्थ है, जितना इसमें वाटर जो फिल है ये क्या है, रियल डेप्थ है। लेकिन जब मैं इस गिलास को अपने पास लाकर इस तरीके से देखता हूं तो जो ये सिक्का है ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ फील होता है कि ये इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है, बीच में आकर इमेज जो है वो बीच में बन रही है। और जो ये इमेज जो बन रही है इसको हम कहते हैं अपीयरेंट डेप्थ या अपार्ट डेप्थ। गाइस, इसकी जो हम डेफिनेशंस है, अगर डेफिनेशंस के अनुसार देखें तो उससे पहले एक बार हम जो देखना चाहेंगे कि जो रियल डेप्थ जितना वाटर फिल है, जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है, दिस इज द रियल डेप्थ। एंड जो हमको फील हो रहा है कि जहां पर इमेज बन रही है, दिस इज द अपार्ट डेप्थ, दिस इज द अपार्ट डेप्थ। एंड ऑब्जेक्ट इन ए डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम रेयर मीडियम appears to be at a depth smaller than its actual depth in the denser medium. This is the definitions of the real depth and apart depth. गाइज, हमारा जो फार्मूला n इक्वल टू होता है, जहां पर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब भी हम n बोलेंगे इस चैप्टर में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ। अगर हमको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा या रियल डेप्थ और अपार्ट डेप्थ, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, जो फार्मूला बनता है वो n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ बनता है। गाइज, इस कंडीशंस में जो रियल डेप्थ होती है वो हमारी वो वाली डेप्थ होती है जो हमको एक्चुअल जो डेप्थ होती है, जितना वाटर फिल होता है ग्लास, बोतल या किसी में भी, एक बाल्टी में हम जब देखते हैं कि बाल्टी में कुछ गिलास वगैरह हमारा गिर जाता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो थोड़ी सी हमें उठी हुई दिखाई देती है, उठी हुई दिखाई देती है। ये हमारी रियल डेप्थ होती है। जो एक्चुअल वाटर फिलिंग होती है वो हमारी रियल डेप्थ होती है, और जो उठी हुई जो हमको फील होती है कि इसकी इमेज कहीं ऊपर बन रही है, थोड़ी ऊपर बन रही है, वो हमारी अपार्ट डेप्थ होती है। अब इस फार्मूले के अनुसार हमको, अगर हम इसकी जो थिकनेस है, डेंसर मीडियम की जो थिकनेस है, जैसे गिलास है, जिस गिलास के अंदर पानी है, और उस पानी की वाटर की जो थिकनेस है उसको हम स्मॉल टी मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू टी 1 - 1 अपॉन n, ये इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर अगर हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टाइप से, जो आप इन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और गाइज, इस तरह से रियल डेप्थ एंड अपार्ट डेप्थ को आप समझ सकते हैं। गो टू न्यू टॉपिक्स, क्रिटिकल एंगल्स। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from a denser medium, it bends away from the normal at the interface of two media, that is the angle of refraction small r is greater than the angle of incidence small I। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन स्मॉल r होता है वो बड़ा होता है इंसिडेंस एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, उस कंडीशन में हमारा क्रिटिकल एंगल बनता है। एंड गाइज, इसी के साथ एक और टॉपिक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गाइज, जैसा कि हमने देखा है कि जब रिफ्लेक्ट कोई लाइट होती है तो वो मीडियम से टकराकर फुल ऑन किसी मिरर से टकराकर कोई लाइट रे टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन हम बोलते हैं जब कोई लाइट रे आती है और एक इंटरफेस पर यानी एक मीडियम पर टकराकर वो इंटरफेस कर जाती है दूसरे मीडियम में, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन इस टकराकर अंदर जाने में
कुछ रेज वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ रे वापस हो जाती हैं, तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी रे उसके अंदर एंटर न करे। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, जैसे मैं इस लेज़र लाइट को वाटर से पास कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, देखो हल्की सी एक बीम दिख रही है, हल्की सी। दूसरी तरफ जो बाकी लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जा रही है, सीधे छत पर, है ना। तो यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। लेकिन जैसे मैं इसके एंगल को चेंज करूँगा, क्या चेंज करूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। मान लो अगर मैं इसके वाटर के सरफेस पर करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है कि ऊपर का जो रिफ्रैक्शन है, ऊपर का छत का जो रिफ्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। थैंक यू गाइज। एंड गाइज, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, इसका एक बहुत सारा अच्छा एग्जाम्पल होता है मिराज। यहाँ पर हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है, इसमें जो हमारा एंगल ऑफ आई के साथ इंसिडेंस जो एंगल होता है वो इस तरीके से एंगल बनाता है कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है, इंसिडेंस एंगल इस तरह से एंगल बनाता है कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाता है। और इस कंडीशन में हमको सामने वाली जो वहां पर जो चीज है वहां पर हमको रिफ्रैक्शन दिखाई देने लग जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो मिराज है। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं सड़क पर तो हमको दिखाई देता है कि कुछ दूरी पर एक वाटर है, सड़क पर एक पानी हमको दिखाई देता है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं होता और वो एक डिस्टेंस के साथ वो पानी आगे बढ़ता चला जाता है, आगे हमको शो दिखाई देता है, आगे बढ़ता चला जाता है। उसका रीजन होता है कि इंसिडेंस एंगल जो बन रहा होता है वो उस जगह से हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होता है। जैसे जैसे हम मूव ऑन करते हैं, रोड पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह से जो हमारा एंगल है वो आगे बढ़ता चला जाता है। और जहां पर जो एंगल बनता है, जो एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ द एंगल 90 डिग्री जहां पर बनेगा, वहीं पर हमको मिराज दिखाई देगा, वहीं पर हमको वाटर फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि वहां पर वाटर है, क्योंकि वहीं से वो हमारा जो हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप समझते हैं इसको कहते हैं, आजकल जो एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर्स, ये बहुत सारे फाइबर्स चल रहे हैं जिनसे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसका मेन जो रीजन है कि स्पीड ज़्यादा होने का, कि गाइस जितना डाटा वहां से हमारे पास भेजा जाता है इस फाइबर में इस तरीके से इसको बनाया जाता है, शेप कोडिंग और कोडिंग जो अंदर का होता है उसको कोड कहते हैं, बाहर को कोडिंग कहते हैं। कोडिंग से टकराकर जो रिफ्लेक्ट होता है वो अंदर ही चलता जाता है, अंदर ही, ऊपर से टकराएगा, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से, इस तरीके से जो इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मूव ऑन करता है। मूव ऑन करते करते ये आगे फ्लो होता है और जिसकी वजह से कोई भी जो इसका रिफ्लेक्ट होता है वो उस कोडिंग से बाहर नहीं जा पाता। इसलिए जितना भी डाटा वहां से हमारे पास भेजा जाता है, स्पीड, जिस डाटा की जो स्पीड भेजी जाती है वही हमको अपने सिस्टम्स पे आकर मिल जाती है। इस वजह से वहां पर जो इसकी स्पीड होती है वो हमको महसूस होती है। गाइस, आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझको चैट के थ्रू इस डाउट्स को भेज सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। गाइस, चलते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। इस चैप्टर से, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल, रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो गाइस न्यूमेरिकल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस के न्यूमेरिकल टेक पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर वी रियलाइज व्हाट इज पॉसिबल। हम जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस के न्यूमेरिकल आज आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन नंबर 13, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू एयर इज 2.40 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.50। देन हमको यहाँ गिवन है कि ND is equal to 2.40 and NG is equal to 1.50। ND रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायमंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ग्लास, ये हमको 2.40 दे रखा है एंड 1.50 हमको ग्लास का दे रखा है 1.50। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पुट कर रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड डायमंड। C is equal टू, स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁸ होता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड डायमंड, ग्लास में और डायमंड में यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो उसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे N is equal to C/V। N is equal to C/V। N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, V होगा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड डायमंड, जो भी हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। देन
इसके हाँ यहाँ पर हम 1 यहाँ पर सपोज करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इक्वल टू निकल के आएगा हमारा c अपॉन n, c अपॉन n। v हम सबसे पहले गिलास की निकाल रहे हैं तो v इक्वल टू v हम vg लगा लेंगे और n को हम ng सपोज कर लेंगे। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो vg इक्वल टू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 है एंड ng की वैल्यू 1.50 है। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ग्लास में हमारी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो हमारी होगी वो उसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे VD इज इक्वल टू C अपॉन ND, then put the value C is equal to 3 into 10 also and ND is equal to 2.40. This is the given value and calculation, after the calculation value is equal to 1.25 into 10 की power 8 meter per second inverse. This is the answer. And second question हमसे जो put है हमारे लिए वो है find the refractive index of diamond relative to glass. यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का ग्लास के साथ रिलेटिव करते हुए, तो ये हमारा होगा DNG इक्वल टू हमारी जो वैल्यू लगेगी वो क्या लगेगी ND अपॉन NG। तो हम दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे 2.40 अपॉन 1.50। आफ्टर द कैलकुलेशन 1.6, दिस इज द आंसर। एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा व्हाट इज द मीट ऑफ बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है तो आप इसको थ्योरी से कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम नीचे चलते हैं तो गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट 45 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंसिडेंट एंगल I is equal to 45 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is equal to 1.5। फार्मूला हम पुट करेंगे m is equal to स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R। देन वैल्यू पुट करेंगे हम n की वैल्यू 1.5 गिवन है, sin I हमारा हो जाएगा sin 45 डिग्री एंड sin R को हम x सपोज कर लेते हैं, R is equal to x सपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे x। क्लियर गाइस? तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा sin 45 अपॉन 1.5। sin 45 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √2 ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुसार, एंड 1.5 इसको जब हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे जैसे कि 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, जब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2.121। देन ये इक्वल टू x के और x इक्वल टू था हमारा साइन r के, इसके साइन r, तो साइन r इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1.212 एंड r इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 121, ये 121 है गाइस, तो 1.121 इक्वल टू साइन इनवर्स में इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 28 डिग्री। दिस इज द आंसर। एंड गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ n। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है हम सपोज करेंगे रिफ्रैक्शन एंगल को r, यहाँ हम रिफ्रैक्शन एंगल को सपोज कर लेंगे r, एज्यूम ये सपोज रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू r, और यहाँ पर हमको दे रखा है कि जो इंसिडेंस एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 2r, देन इक्वल टू हम इसको सपोज कर लेंगे जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है n, क्या दिया हुआ है n, तो n इक्वल टू हमारा स्नेल्स लॉ होता है sin I अपॉन sin R, देन n अपॉन 1 हम यहाँ सपोज कर लेंगे, वैल्यू लगा लेते हैं n अपॉन 1 इक्वल टू sin I की जगह हम लगा लेंगे 2r क्योंकि हम इंसिडेंस एंगल 2r है एंड sin R
इसको जब हम सॉल्व करेंगे गाइज, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 1 अपॉन सपोज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2r इज इक्वल टू n साइन r। क्लियर गाइज? अगर हम यहाँ से cos थीटा एज्यूम करके लाते हैं अपना, तो cos थीटा इज इक्वल टू n साइन r अपॉन हमारा हो जाएगा साइन 2r। इससे हम सॉल्व करेंगे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू हमने पुट किया n इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos इनवर्स n अपॉन 2। दिस इज माई आंसर। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास ब्लॉक इज डिवाइडेड थ्रू 15 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। तो यहाँ पर हमको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है ग्लास के अंदर, तो वो हमारे लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर प्लस एंगल ऑफ डिविएशन। यहाँ से हमको एंगल ऑफ आर निकालना है, तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ आर एंगल ऑफ डिविएशन इसमें इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंगल ऑफ आई माइनस एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ आई की वैल्यू हमको दी हुई है 60, एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू हमको दे रखी है 15, तो ये माइनस करके आएगा 45। तो एंगल ऑफ आर रिफ्रैक्टिव इन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था गाइज, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपार्ट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज 7.7 cm, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ। हमारे पास देखो इसके लिए फार्मूला होता है कि n इज इक्वल टू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ एक्सप्लेनेशन में मैं पहले बता चुका हूं, रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ। हमको यहां पर जो गिवन है उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो गिवन है हमको n इज इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, अपार्ट जो डेप्थ दी हुई है हमको वो कितनी दी हुई है 7.7 दी हुई है। अब हम यहां पर रियल डेप्थ को क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सपोज real depth is equal to x, then put the value in the formula। तो n is equal to n की जगह लगाएंगे 1.3, रियल डेप्थ की जगह लगा देंगे x और अपार्ट डेप्थ की जगह लगा देंगे 7.7। यहाँ से 1 अपॉन क्रॉस अपॉन सपोज कर लेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो x is equal to हमारे पास आ जाएगा 1.3 इंटू 7.7 गाइज। तो इसका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो आएगा हमारा 10.01 और हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर इसको ले लेंगे। दिस इज माई आंसर। तो इस तरीके से गाइज हम इस क्वेश्चन को करेंगे और चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ए एंगल ऑफ लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज व्यूड वर्टिकली फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, ए ग्लास स्लैब ऑफ 12 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड ऑन द निडल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज ऑफ द निडल फ्रॉम द आई टेकिंग ANG इज इक्वल टू 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG इज इक्वल टू हमको गिवन टेक करने के लिए बोला है कि जो हमको यूज करना है वो 1.5 यूज करना है गाइज। तो गाइज n इज इक्वल टू हम 1.5 हम गिवन पुट कर लेते हैं यहाँ पर कि गिवन हमको वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू गिवन दे रखी है। गाइज किसी भी क्वेश्चन में आप सबसे पहले गिवन वैल्यू नोट कर लिया कीजिए कि गिवन वैल्यू कौन कौन सी है और क्या हमको फाइंड करना है। इन दो चीजों को अगर हम यूज कर लेते हैं, इनको फाइंड कर लेते हैं, तो फार्मूला हमको नॉर्मली लर्न हो जाएगा, हमारे माइंड में नॉर्मली आ जाएगा कि हमको कौन सा फार्मूला इसमें पुट करना है। तो गाइज देखिए, तो इसमें जो हमको दिया हुआ है वो d इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू हमको वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड n इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 1.5। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्टिकल इमेज, जो डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज कितनी होगी। तो वर्टिकल डिस्टेंस की इमेज जो होगी हमारी वो होगी कि कैपिटल D माइनस स्मॉल d। तो इसके लिए हमको स्मॉल d फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल D हमको गिवन है तो स्मॉल d हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, d इज इक्वल टू हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, फार्मूला होता है सॉरी, d इज इक्वल टू t1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 1.5। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 0.5 अपॉन 1.5
इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जब हम वी डी इज इक्वल टू निकालेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस इमेज की, जो हमारी डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज होगी वी डी इज इक्वल टू, तो वो होगी डी माइनस डी। तो डी की वैल्यू 100 है, स्मॉल डी की वैल्यू हमने 4 निकाली है, तो -4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। दिस इज माई आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक माइक्रोस्कोप फोकस्ड ऑन ए पिन लाइंग एट द बॉटम ऑफ ए बीकर reads 3.965 centimeter when a liquid is poured up to a height 2.537 centimeter into the beaker. The microscope focused again on the pin reads 3.348 centimeter. Find the refractive index of the liquid. गाइज हमको यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है कि D1 इज इक्वल टू, हमको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3.965 एंड D2 इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है 3.348 एन इज D2 इज इक्वल टू 3.348 दे रखा है। हमको D इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो हो जाएगा D1 माइनस D2। तो अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 3.965 माइनस के 3.348 इज इक्वल टू, तो ये हमारी कैलकुलेशन से अनुसार निकल के आता है 0.617। और टी जो थिकनेस दे रखी है वो हमको दे रखी है थिकनेस 2.537। तो गाइज हमारा जो फार्मूला D इज इक्वल टू T1 माइनस 1 अपॉन N से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 0.617 स्मॉल d की वैल्यू, T की वैल्यू 2.537 एंड 1 माइनस 1 अपॉन N की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, N इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो देखिए गाइज हम इनको इस वाले जो टर्म्स है इसको इधर ही रखते हैं और इस वाले टर्म्स का इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि 1 माइनस 1 अपॉन N इज इक्वल टू 0.617 अपॉन 2.537 और इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास क्या निकल के आएगी कि 1 अपॉन N, हम 1 का ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 इधर जाके यहाँ पर माइ प्लस का है। तो हम क्या करते हैं कि इधर से पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.2432। ठीक है गाइज, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको ले जाते हैं इस टर्म के पास और 1 अपॉन N को ले जाते हैं इधर। तो हमारे दोनों 1 अपॉन जो N है वो प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन N किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1 अपॉन N इज इक्वल टू 1 यहीं पर हमारा रह जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस के 0.2432। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 0 पॉइंट कैलकुलेशन के बाद 0.7568। ठीक है गाइज, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो n इज इक्वल टू जो होगा हमारा 1 अपॉन 0.7568 होगा और हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.321। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से गाइज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है गाइज, ए बीकर इज फिल्ड विद ए लिक्विड टू ए हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। द अपार डेप्थ ऑफ ए निडल फिक्स्ड एट द बॉटम of the beaker is measured to be 10 centimeter by a microscope. What is the refractive index of the liquid? The height of the liquid in the beaker is now raised to 21 centimeter. By what distance would the microscope have PC be moved to focus on the needle again? यहाँ पर ये थोड़ा कट हो गया है क्वेश्चन हमारा। तो हम यहाँ पर करेंगे कि गिवन हमको क्या क्या दे रखा है। देखिएगा गाइज, रियल डेप्थ, ये कौन सी डेप्थ है हमारी, रियल डेप्थ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे हम पहले हमको देखो, ए बीकर इज फिल्ड विद ए लिक्विड टू ए हाइट, जो हाइट तक फिल्ड है वो है 14 सेंटीमीटर, ये हमारी रियल डेप्थ हो गई। अपार्ट डेप्थ हमको जो दे रखी है, अपार्ट डेप्थ इज इक्वल टू, वो हमको क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर गाइज। यहां से हम एन निकाल लेंगे, एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ। जब हम इसका फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू नॉर्मली 1.4 आ जाएगा हमारा। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया। अब वो हमसे दोबारा से कह रहा है कि जो हमारी अपार्ट डेप्थ है वो क्या होगी, जबकि जो रियल डेप्थ है उसको इंक्रीज रेस्ट कर दिया गया 21 सेंटीमीटर तक। जो बीकर है उसको अब जो फिल कर दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर तक। तो अब हमारी जो नाउ द न्यू रियल डेप्थ इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बट
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड हैं वो दोनों सेम हैं, लिक्विड चेंज नहीं हुए हैं। इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। तो n इक्वल टू 1.4 हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और अपार्ट डेप्थ इक्वल टू हम यूज करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, रियल डेप्थ अपॉन n। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो रियल डेप्थ की वैल्यू है 21 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई थी 1.4। जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। पर अब जो निडल ने मूव किया होगा वो कितना किया होगा, हमको पूछा जा रहा है कि मूव द निडल। तो मूव्ड द निडल, तो वो क्या क्या होगा निडल ने कि 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। 15 जो अभी हमारी न्यू अपार्ट डेप्थ निकल के आई है उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो हमारी पहली अपार्ट डेप्थ थी। तो ये कितना मूव किया होगा, 5 सेंटीमीटर इसने मूव किया होगा निडल ने। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीकर 20 centimeter high is half filled with an oil of refractive index 1.40 and the upper half filled with water of refractive index 1.33. What is the apart depth of the beaker as observed normally? तो गाइज यहाँ पर देखिए नॉर्मल सा हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारा कोई बीकर है और इसकी जो टोटल डेप्थ है, हाई है, वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका जो हाफ है, आधा, वो भरा जो फिल है वो ऑयल के साथ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इक्वल टू 1.40 है। तो ये हाफ हो गया 10 सेंटीमीटर और अपर जो हाफ 10 सेंटीमीटर है वो वाटर के साथ फिल है। इसके साथ फिलिंग है उसकी, वाटर के साथ। और n2 इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 हमको गिवन दिया हुआ है। इस कंडीशन में हमारे पास जो फार्मूला नॉर्मली हम काफी देर से यूज कर रहे हैं कई क्वेश्चनों में, n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपार्ट डेप्थ, नॉर्मल सा फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, n1 और n2 दो, अगर हम टोटल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे n इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। n1 हो जाएगा हमारा ऑयल के लिए और n2 हो जाएगा हमारा वाटर के लिए नॉर्मली। तो रियल डेप्थ हमारी किसकी, r1 अपॉन n1, r1 प्लस हमसे यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो अपार्ट डेप्थ पूछी गई है। क्या पूछी गई है, अपार्ट डेप्थ ऑफ द बीकर एज ऑब्जर्व नॉर्मली। तो यहां से हमारा जो फार्मूला है वो चेंज होगा, अपार्ट डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन n। तो रियल डेप्थ r1 अपॉन n1 प्लस r2 अपॉन n2, नॉर्मली वैल्यू पुट कर देंगे। रियल डेप्थ की पहली वैल्यू 10 अपॉन 1.40 प्लस 10 अपॉन सेकेंड 1.33। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, पहला वाला आएगा 7.142 प्लस सेकेंड वाला आएगा हमारा 7.518। इन दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 14.66 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर गाइज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए सब्सटेंस हैज ए क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री for yellow light, what is the refractive index of the substance? तो देखिए गाइज यहां पर हमारा फार्मूला अब चेंज हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल, तो गाइज देखिए यहां पर जो हमारा फार्मूला लगेगा, क्रिटिकल एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री हमको जो गिवन है, और फार्मूला यहां पर हमारा पुट होगा, हमको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के साथ जो हमारा एक रिलेशन है, फार्मूला है n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन 45, क्योंकि साइन सी की जो वैल्यू दे रखी है 45 दे रखी है गाइज। तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन 1 इक्वल टू 1.414। दिस इज गाइज आंसर होगा हमारा। तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू एयर इज 1.5, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। यहाँ पर हमको n इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। n इक्वल टू 1.5 दे रखा है, क्रिटिकल एंगल हमको क्या कितना दे रखा है, c इक्वल टू हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है गाइस। तो देखो फार्मूला n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, एंड अगर हम यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो हमारा फार्मूला हम चेंज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन n
तो इक्वल टू 1/1.5, तो ये हो जाएगा साइन सी इक्वल टू 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। और गाइज अगर इसका हम डिग्री में वैल्यू निकालेंगे तो ये रेडियन से ये निकालेंगे 41.8 डिग्री। दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव ऑन करते हैं गाइज हम। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ए लाइट रे गोइंग फ्रॉम डेंस ग्लास इनटू वाटर? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of dense glass and water relative to air are 1.62 and 1.33 respectively। तो गाइस देखिए यहां पर हमको जो गिवन है वो क्या गिवन है कि WNG इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है ANG अपॉन ANW। नॉर्मली यहां पर हमको ANG की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.62, ANW की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.33। अगर हम इसको कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1.21 आ जाएगा इससे गाइस। तो यहां से अगर हम WNG इक्वल टू अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ फार्मूला लें तो N इक्वल टू 1/sin C, और sin C इक्वल टू गाइस लास्ट क्वेश्चन की तरह sin C इक्वल टू 1/WNG। फार्मूला चेंज हो जाएगा यहां पर हमारा आपस में। तो 1/WNG की वैल्यू हमने निकाली है 1.21, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.82, और C इक्वल टू नॉर्मली गाइस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.82। जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा गाइज आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक पॉइंट के साथ बने रहिए और कंटिन्यू आपको कोर्स मिलेगा, कुछ फ्री मटेरियल रहेगा, कुछ पेड रहेगा गाइज। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये फ्री मटेरियल में है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 25, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन आर 1.33 एंड 1.46। हमको यहाँ पर दो दे रखा है, कौन कौन सा दे रखा है 1ANG इक्वल टू 1.46 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है ANW इक्वल टू 1.33 गाइस दिया हुआ है हमको। हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेंगे WNG इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.46 अपॉन 1.33, कैलकुलेशन के बाद 1.09, ये हमारा निकल के आएगा क्या WNG। इसके साथ हमारी n के साथ और क्रिटिकल एंगल के साथ हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है 1/sin C। यहां से अगर हम इसको sin C की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो sin C इक्वल टू हो जाएगा 1/WNG। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/1.09, जो कि वैल्यू निकल के आएगी हमारी, देखिए गाइस 0.91। ठीक है गाइस, तो यहां से C इक्वल टू साइन इनवर्स 0.91, और डिग्री में इसको हम जो कन्वर्ट करेंगे तो 65.5 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्क आउट द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन द कोर एंड द क्लेडिंग ऑफ ए फाइबर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज 1.48 एंड ऑफ द क्लेडिंग इज 1.45। तो देखिए गाइड LNC हमको दिया हुआ है, निकालना है, तो ये हो जाएगा ANC अपॉन AND। वैल्यू दी हुई है 1.48 और 1.45। लास्ट क्वेश्चन की तरीके से नॉर्मली आप कर सकते हैं, पर मैं कर दे रहा हूं क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि आपको इस टेक पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर ऑल न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो LNC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/sin C। सेम क्वेश्चन चल रहा है, sin C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/LNC, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/1.02, यह आ जाएगा 0.98, और C इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.98। लॉग के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे डिग्री में तो 78.4 डिग्री, ये हमारा क्या होगा आंसर गाइस। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को घर पे 2 बार भी करेंगे आप इस वीडियो को देखते हुए, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, an equilateral prism of glass of refractive index 1.45 is immersed in water of refractive index 1.33. A narrow beam of light falls normally on one face of the prism. Find the angle of emergence of the beam. तो गाइस देखिए G and W इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा नॉर्मल लास्ट क्वेश्चन की तरह 1.45 अपॉन 1.33, तो ये निकल के आएगा 1.09। क्वेश्चन नंबर 25 की तरह सेम चल रहा है। इसके बाद हम एक अपना स्नेल लॉ n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R पुट करेंगे यहाँ पर गाइज। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू
तो इक्वल टू n की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 1.09 हमने अभी फाइंड कर ली है गाइज। तो इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा डिविएशन इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है हमारा। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, I हमारा यहाँ पर क्या इमरजेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है, तो साइन I को हम R1 लिख सकते हैं और साइन R को हम साइन R2 लिख सकते हैं। तो 1/1.09 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.91, और अगर इसकी जगह हम डिविएशन लगा दें कि साइन डिविएशन इज इक्वल टू 0.91 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो डिविएशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 0.91 गाइस। तो और साइन इनवर्स इसको हम जब डिग्री में निकालेंगे तो आएगा 71.8 डिग्री। दिस इज आंसर गाइस। तो नॉर्मली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं चैप्टर में। जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे 2 न्यूमेरिकल्स और बचे हैं इस टॉपिक के साथ, रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस के साथ। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज 60 डिग्री, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट्स वन सरफेस, इमर्जेंस आउट जस्ट ग्रेजिंग द सेकंड सरफेस, फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो गाइस देखिए ये अगर हम लाइन को यहाँ से थोड़ा सा लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से ये इस पर एक नॉर्मल आएगा, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये हो जाएगा हमारा एंगल C, इसको हम लिखेंगे P, ये हो जाएगा हमारा Q। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APQ। APQ में क्या हो जाएगा एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ Q प्लस एंगल ऑफ P। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हम जब सम करते हैं, सम ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है गाइस। तो हमको एंगल ऑफ ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री, इसको पुट कर देंगे, प्लस एंगल ऑफ पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 180। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150, 150 इधर ट्रांसफर होगा तो एंगल ऑफ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 30 डिग्री। ये किसकी वैल्यू निकल के आई एंगल ऑफ पी की वैल्यू निकल के आई 30 डिग्री। अब अगर हम लाइन पर देखें गाइज कि ए पी सी, अगर ये डायरेक्ट जो एक लाइन है नॉर्मल लाइन है एपीसी, इस पर जो एंगल बन रहे होंगे ये तीनों एंगल कितने बन रहे होंगे 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं 180 डिग्री बनते हैं गाइज। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल कितना है इसको नॉर्मली हम लिख लेते हैं 90 डिग्री, प्लस एंगल ऑफ सी प्लस एंगल ऑफ पी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री एज द फार्मूला। एंगल पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, तो 90 प्लस 30 प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू ये हो जाएगा 180। एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 माइनस 90 30 की 120, तो माइनस 120, 180 में से 120 गया तो बचा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ सी जो हमारा वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 60 डिग्री। ये हमारा क्या होगा आंसर। गाइज ये जो क्वेश्चन है इतना सेम यही क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर में है। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, ए नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस of an equilateral glass prism of refractive index 1.45। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रिज्म बन रहा है उसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। तो इसी तरीके से जब इसका हम एंगल बनाएंगे तो वो भी 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से एंगल ऑफ सी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा 60 डिग्री गाइज। इसके बाद जो इससे पहले का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट है। इसके बाद हम निकालेंगे ENG इमर्ज ऑफ ग्लास के साथ, इमरजेंस ऑफ ग्लास के साथ। तो गाइज ये हमारा क्या होगा कि इक्वल टू n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसको हम क्या ले सकते हैं 2 अपॉन अंडर रूट 3 नॉर्मली आप सब जानते ही हैं। एंड GNE इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3। इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा अगेन अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 अपॉन 2 इक्वल टू वैल्यू निकल के आएगी 0.865। ठीक है गाइज, अब हमको क्या करना है कि हमको दोनों रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमको हमारा गिवन है और जो हमने फाइंड किया है। इसके बाद हमको अपना आंसर मिल जाएगा। NG मल्टीप्लाई बाई GNE इक्वल टू 1.45 मल्टीप्लाई बाई 0.865। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1.254, ये हमारा होगा आंसर। तो गाइज हमने
आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर वीडियो न बनाकर ये पेजेस पे वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्वेश्चन के साथ समझ में आ सके। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स हैं और अगर व्हाइट बोर्ड की वीडियो ही आपको अच्छी लग रही है, एक्सप्लेन वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो आप मुझे को मैसेज कीजिएगा, मेरे साथ चैट कीजिएगा, यूट्यूब पर मुझको कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी तरीका से आप ज़्यादा क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। मैं उसी तरीके से आगे आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, जय हिंद। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेनेशंस। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में या किसी भी टॉपिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल, टोटल रिफ्लेक्स, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर एंड अपार्ट डेप्थ एंड रियल डेप्थ में अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप चैट के माध्यम से, कमेंट माध्यम से यूट्यूब पर मुझको मैसेज कीजिएगा, मुझको अपडेट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। मैं दीपक गौतम टेक पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।